हमने विलेज देखा, कस्बा देखा, नाउ पारगना। मैनी विलेजेस टुगेदर मेड अ पारगना। मतलब अब देखो, बहुत सारे विलेज मिलाकर एक पारगना बनता है। मतलब सबसे बड़ा क्या हुआ कस्बा, विलेज और पारगना में से? पारगना सबसे बड़ा क्या है? पारगना। 3-4 विलेज बनकर एक पारगना बनता है। ओके, और वो 3-4 विलेज में से एक विलेज, एक जो हेडक्वार्टर होता है पारगना का, उसको कस्बा बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विलेज बनकर एक पारगना बनता है, तो पारगना सबसे बड़ा है। मैनी विलेजेस टुगेदर मेड अ पारगना, अंडरलाइन दिस सेंटेंस। बट द नंबर ऑफ विलेजेस दैट वॉज नॉट द सेम इन ऑल पारगनास। लेकिन सब पारगना में इतने ही विलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। एक पारगना में 5 हो सकते हैं, एक पारगना में 2 हो सकते हैं, एक में 3, एक में 4, एक में 10। तो ऐसे डिपेंड, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पारगना में सेम नंबर के गांव हो, विलेज हो। बट द नंबर ऑफ विलेज, फॉर एग्जाम्पल द पुणे पारगना वॉज अ बिग पारगना। सबसे बड़ी पारगना जो थी वो पुणे की थी। इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस। अब देखो, पुणे एक पारगना थी और उसके अंदर कितने गांव थे? 290 विलेजेस। नाउ पुणे इज अ सिटी, बट ये उस टाइम की बात है। कब की? शिवाजी महाराज के पहले की। देर वर 64 विलेजेस इन द चाकन पारगना। चाकन पारगना में कितने विलेजेस थे? 64। द शिरवल पारगना वॉज स्मॉल, और शिरवल करके जो पारगना थी वो छोटी थी, उसमें सिर्फ 40 विलेजेस थे। द अंडरलाइन, द देशमुख एंड देशपांडे वर द वतनदार ऑफिसर्स ऑफ द पारगना। सो ये पारगना के वतनदार ऑफिसर्स कौन थे? देशमुख और देशपांडे। देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल इन अ पारगना, अंडरलाइन। और ये जो देशमुख थे वो पाटिल के भी चीफ होते थे। पाटिल तो वॉज द एक विलेज का चीफ है, लेकिन ये सारे विलेजेस बन के जो पारगना बनता है उसका चीफ कौन था? देशमुख। द देशमुख डिड एट द पारगना लेवल वॉट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल। और पाटिल जो हेड था विलेज का, वो जो जो काम करते थे वही, लेकिन वो विलेज लेवल पे करते थे, सिर्फ एक विलेज, विलेज से बाहर उनका कुछ काम नहीं होता था। वैसे ही देशमुख का भी काम था, लेकिन वो पूरी पारगना का काम करते थे। मतलब जितने भी विलेजेस है वो मिला के एक पारगना जो बनती है, वो पूरे पारगना का देशमुख काम संभालते थे। द देशपांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्नीज इन द पारगना, अंडरलाइन। और ये जो पाटिल का हेल्प करते थे ना विलेज में, हमने देखा कि पाटिल को कुलकर्णी हेल्प करता है, तो वो सारे विलेज के कुलकर्नीज का काम देशपांडे देखते थे। द देशपांडे डिड एट द पारगना लेवल, लेकिन बड़ी लेवल में साले कुलकर्नीज उनके पास आते थे और फिर वो उनका काम देखते थे। दीज वतनदास ऑफिसर्स वर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में ये ऑफिसर्स एक लिंक थी। In case of enemy invasion or drought, these Watandar presented the grievance of the people to the government. Sometimes these officers misused their powers. They collect more money from the people than was due or did not remit the money so collected to the government in time. On such occasion the people suffer harassment. और क्या होता था कि ये जो ऑफिसर्स थे, लाइक देशपांडे, देशमुख, ये पाटिल्स, कुलकर्नीस, ये लोगों के बीच में, प्रजा के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम करते थे। ओके, तो कभी कभी ये उनके पास जो पावर थी उसका मिसयूज भी करते थे, मतलब गलत इस्तेमाल भी करते थे। कभी कभी हद से ज़्यादा टैक्स, मतलब रेवेन्यू, अभी हम टैक्स बोलते हैं तभी रेवेन्यू बोलते थे, तो हद से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं देते थे, थोड़ा खुद खाते थे। ऐसा कुछ गलत काम भी वो लोग करते थे जिसके वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ता था। इफ़ इट डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल, the prices of food grains rose. It became difficult for the people to get food grains and other things. There was no fodder for the cattle. Water became scarce. It
became difficult for people to live in the village. They were forced to leave the village. A famine was a great calamity for the people. और कभी कभी क्या होता था, बारिश नहीं होने की वजह से फसल उगती नहीं थी. यस, बारिश ना होने के कारण सब कुछ खराब हो जाता था, जल जाता था. फिर पानी की कमी होती थी, लोगों को पानी नहीं मिलता था. और इन सब कारण के वजह से लोगों को थककर गांव छोड़ना पड़ता था. ऐसे इनका गलत कामों के वजह से लोग सफ़र कर रहे थे. The Great Famine occurred in Maharashtra in 1630 CE. अंडरलाइन, सबसे बड़ा फेमाइन जो महाराष्ट्र में आया वो 1630 में आया. People were greatly distressed due to this famine. It has been described in this word. और इतना बुरा हाल हो गया लोगों का ये फेमाइन के वजह से कि उसको आज ऐसा बोला जाता है कि people were ready to sell themselves for a piece of भाकरी, but there was nobody to buy them. So इतनी भयंकर परिस्थिति आ गई थी, खाना इतना, फेमाइन मतलब दुष्काल आना, मतलब अनाज के लिए तरसना. ओके, सो इतना भयंकर परिस्थिति था वो कि लोग खुद को बेचने के लिए भी तैयार थे एक दाना अनाज के लिए, लेकिन फिर भी अनाज उनको नहीं मिल रहा था. देयर वर अ सिवियर स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. अनाज की बहुत कमतरता फैली हुई थी. एंटायर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉयड. पूरी की पूरी फैमिली मर जा रही थी भूख के कारण. कैटल एंड फार्म्स एनिमल्स डेड. अब लोग ही मर रहे थे तो जानवरों को कहाँ से खाना मिलेगा, तो वो भी मर रहे थे. एग्रीकल्चर वॉज डिवास्टेटेड. पूरी तरीके से एग्रीकल्चर खराब हो गया. द फेमाइन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज. ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस केम टू अ स्टैंड स्टिल. People had to wander for faraway regions in search of livelihood. It was a great challenge to bring back to normalcy the devastated life of the people. और ऐसे में पूरा सब कुछ फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया था. इस तरीके से इतनी खराब फेमाइन आया था महाराष्ट्र में 1630 में. ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा था. अब इसके बाद जो है द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, ये आपको नीचे वाला पार्ट सेल्फ स्टडी करना है बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, सिर्फ वो जो संत थे उनके काम के बारे में बताया है. सो दैट यू विल बी स्टडिंग ऑन योर ओन एज अ होमवर्क. आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं या फिर इफ़ यू वांट आई विल सेंड यू द लिंक. उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करो, मैं ग्रुप पे नहीं भेजूँगी. सो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो मैंने पढ़ाया है. Rest of the part you will study yourself. So here our fourth chapter comes to an end. Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. इसके बाद हम मेन चैप्टर पे जाने वाले हैं. चैप्टर नंबर 5, द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज. सो चैप्टर 1 हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है. चैप्टर 2 आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है पूरा. चैप्टर 3 ओमिटेड है. चैप्टर 4 हाफ मैंने पढ़ाया है, हाफ आई हैव गिवन फॉर सेल्फ स्टडी. एंड नाउ in the next class we will be moving to our 5th chapter, the foundation of the Swaraj. So इस चैप्टर से बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है आपकी हिस्ट्री की. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली, क्योंकि इस चैप्टर से अगर कुछ भी आपने मिस किया तो आप हिस्ट्री का बहुत बड़ा मेजर पार्ट मिस करने वाले हैं. सो प्लीज पे अटेंशन एंड वॉच ऑल द वीडियोज ईयर आफ्टर. और अब तक हमारे जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए यानी कि 4 चैप्टर्स वो आपको कंप्लीट करने हैं नोटबुक में भी और वर्कबुक में भी. नोटबुक टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइजेस में व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगी, वो आपको कॉपी करनी है. एंड वर्कबुक यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. 3rd चैप्टर आपको नहीं करना है बिकॉज दैट इज ओमिटेड, लेकिन 1st, 2nd, 4th आपको करने हैं. अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन एनी टाइम मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप.